जैसा कि मैंने बताया है कि असुर जनजाति थी, उसी प्रकार पिशाच भी जनजाति थी, ट्राइब। पिशाच जनजाति थी और इसका विवरण हम लोगों को साहित्य में मिलता है। बाद में आचार्यों ने पिशाच को भूत बता दिया, यह अलग बात है। तो ये पिशाच लोगों का जो क्षेत्र रहा है वह कश्मीर से लेकर काबुल तक रहा है। गंधार उन लोगों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, जहां से कुषाण काल में बौद्ध आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि पिशाच जनजाति थी जिसका मुख्य इलाका कश्मीर से लेकर उधर काबुल तक। अब ध्यान दीजिए कि ये वही इलाका है जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष बड़े पैमाने पर मिलते हैं। तो पिशाच लोगों की भाषा को आचार्यों ने पैशाची भाषा कहा है, और शायद ही कोई आचार्य हैं भारत में जिन्होंने पैशाची प्राकृत का वर्णन नहीं किया हो। सबने किया है, भले ही वो परिशिष्ट के रूप में ही किया हो, लेकिन पैशाची भाषा का इतिहास और उसका जो ग्रामर है वो सभी आचार्यों ने लिखा है। तो पहले तो इसको पैशाची भाषा, पिचासों की भाषा या पिचास भाषा, बाद में दंडिन वगैरह जैसे आचार्यों ने काव्यादर्श में इसे गलतफहमी में ही सही भूत भाषा की संज्ञा दे दिए हैं। तो पिचास जनजाति की भाषा को पैशाची या भूत भाषा कहा जाता है। भूत भाषा जो पैशाची भाषा की जो सबसे प्रमुख किताब थी, वो कहानियों का बहुत बड़ा कलेक्शन था। तो बहुत बड़ा कलेक्शन था मतलब कि पैशाची भाषा में बहुत सारी कहानियां लिखी गई। गुड़ाढ़ का बृहत कथा, बृहत कथा मतलब कि तमाम कथाएं उसमें संग्रहित हैं। लेकिन गुड़ाढ़ का वो पुस्तक अब मिलती नहीं है जो पैशाची भाषा में थी। अब उसके संस्कृत अनुवाद मिलते हैं, 2 अनुवाद मिलते हैं। फिर भी अब पैशाची भाषा के जो नमूने हम लोगों के पास उपलब्ध हैं वो कुछ नाटकों में मिलते हैं, जैसे हमीर मर्दन, और कुछ और नाटकों में प्राकृत भाषा, ये पैशाची भाषा के नमूने मिलते हैं। पैशाची भाषा के कुछ नमूने जो हमारे यहां काव्य शास्त्र लिखने वाले आचार्य लोग थे, उन लोगों ने अपनी पुस्तकों में ये पैशाची भाषा के नमूने प्रस्तुत किए हैं। उस आधार पर हम पैशाची भाषा के बारे में कुछ समझ सकते हैं। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पैशाची भाषा की एक विशेषता, माने पिचासों की भाषा की एक विशेषता मैं बता रहा हूं कि पिचासों की भाषा में गगन
माने आसमान, गगन को गकन माने ग क हो जाता था। राजा तो ज जो है वो च हो जाता था। दामोदर, दामोदर जो है वो तामोतर हो जाता था। तामोतर त। आप क्या देख रहे हैं? ये जो पिशाचों की जो भाषा थी, उसमें हम किस टेंडेंसी को पा रहे हैं, किस प्रवृत्ति को पा रहे हैं? वो ये पा रहे हैं कि जो किसी भी कवर्ग तवर्ग के जो आखिरी 3 जो ध्वनियां हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं शुरुआती 2 ध्वनियों में। जैसे गगन, तो गगन में जो दूसरा ग है वो बदल कर करके वो तीसरी ध्वनि है कवर्ग की, वो पहली ध्वनि में बदल रही है, गकन। मेघ माने बादल, मेघ को पिशाच भाषा में मेघ है, या तो पहली ध्वनि हो रही है या दूसरी ध्वनि हो रही है। राजा, तो राजा में जो ज है वो तीसरी ध्वनि है, चवर्ग की तीसरी ध्वनि है राजा ज, तो उसको पिशाच भाषा जो है क्या कर देगी, च में बदल देगी, राचा। माने पिशाचों की भाषा में राजा को राचा, और दामोदर को त थ द, तवर्ग की ये तीसरी ध्वनि है, त थ द तीसरी ध्वनि है द, तो दामोदर क्या हो जाएगा, उसमें ध्वनि परिवर्तन होगा और जो द है वो त हो जाएगा। तो पिशाचों की भाषा में क्या बोलेंगे दामोदर को, तामोतर, तामोतर। मैंने बताया ना कि कुछ नमूने पिशाचों की भाषा के आचार्यों ने दिए हैं, कुछ एक नाटकों में मिलते हैं, बड़े पैमाने पर इसमें लिटरेचर था, लेकिन उसका लोप हो गया है। लेकिन जो भी मिल रहे हैं उस आधार पर मैं एक खासियत बताया। इस सिलसिले में एक थोड़ा टेक्निकल चीज मैं बोलना चाहूंगा, गौर कीजिएगा कि देखिए, स्वर तंत्री के आधार पर ये जो हम बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, तो ये स्वर तंत्री इसमें भूमिका होती है। तो स्वर तंत्री इस प्रकार की बनी होती है, और क और ख ये 2 बोलने में स्वर तंत्री जो है ना वो आपस में सटती नहीं है, निकट नहीं आती है। लेकिन ग, घ और अंग, ये आखिरी 3 बोलने में ये थोड़ा निकट आ जाती है स्वर तंत्री, यहां है। तो निकट जब आ जाती है तो जो हम सांस फेंक रहे हैं तो इसमें कंपन होने लगता है स्वर तंत्री में। तो क ख में कंपन नहीं होता है बोलने में, लेकिन ग, घ और अंग बोलने में कंपन होता है। तो क ख को अघोष बोलते हैं, अघोष, उसमें घोष नहीं है, कंपन नहीं है। और ग, घ, अंग, ये 3 को क्या बोलेंगे, घोष। माने इसको बोलने में कंपन होता है। अब यहां आप हाथ रख करके इसको आजमा सकते हैं। क, ख, तो इसमें वाइब्रेशन कम हो रहा है, लेकिन जब ही बोलिएगा ग, घ, अंग, तो यहां वाइब्रेशन आपको ज्यादा महसूस होगा। ये इसकी पहचान है।
एक कवर्ग में भी है, चवर्ग में भी है, पवर्ग में भी है, सब में है। माने हर वर्ग की जो प्रथम 2 ध्वनियां हैं वो अघोष हैं, और आखिरी जो 3 ध्वनियां हैं वो क्या है? घोष हैं, उसमें कंपन होता है। तो क ख अघोष है, और ग घ अंग, ये तीनों जो है ये क्या हुआ? घोष, कंपन हो रहा है तो घोष है। त थ ये अघोष है, द ध न ये क्या है? ये घोष है, कंपन हो रहा है। तो दामोदर जो है वो तामोतर में बदलता है पिशाचों की भाषा में। अब एक चीज और मैं बता दूं यहां कि जैसे क और त, ये ऐसी ध्वनि है जो दुनिया की हर भाषा में है, हर भाषा में है। ये सब शुरुआती दौर की ध्वनियां हैं, इसलिए दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें क त न हो। और भारत को छोड़कर मैं बताता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें घ हो, जिसमें ध हो। भारत में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में आप देखिएगा तो देशों के नाम से ही इसको समझ लीजिए कि भारत में भ है और भूटान में भ है, 2 देश के नाम में भ है। तो ये सब भारतीय प्रायद्वीप में है। भारतीय प्रायद्वीप के आप बाहर जाइएगा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, तो वहां भ से कोई देश, किसी देश का नाम नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि पिशाचों की इस भाषा से, इस खासियत से पता चलता है कि उनकी जो स्वर तंत्रियां थी वो आपस में कम सटती थी। इसी कारण जो दामोदर है वो उनकी भाषा में तामोतर हो जा रहा है। स्वर तंत्रियां आपस में कम सटती थी। और नवल वियोगी ने लिखा है कि ये जो पिशाच लोग थे वो नाग लोग थे, नाग कल्चर के लोग थे। तो हम लोग नाग में भी देखते हैं कि जो ग है उसका तुरंत अघोषीकरण होता है नाक में। नाग जो है, नाक, इसमें तब्दील हो रहा है। यहां मगध में एक डायनेस्टी थी शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश को देखिएगा कि किताबों में शिशुनाग वंश है। आज भी नागपुर का उच्चारण बहुत सारे लोग नागपुर करते हैं, नागपुर, ग को क में कन्वर्ट करते हैं। वहां जो ये है नाम भूल रहा हूं, खैर छोड़िए, मैं भूल गया तो भूल गया। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि भाजे, कारले, नासिक, पवनी, ये जितने भी आपको बौद्ध स्थल हैं उसमें बहुत सारे नाग दानदाताओं के नाम लिखे हुए हैं। और सारे लोगों के नाम में आप देखिएगा कि अधिकांश नाम में आपको नाग की जगह नाक मिलेगा, नाग नहीं मिलेगा, नाक मिलेगा। यह वही प्रवृत्ति है जो दामोदर को तामोतर में कन्वर्ट कर रही है। यह वही प्रवृत्ति है जो नाग को नाक में कन्वर्ट कर रही है। इसलिए ये लोग नागवंशीय थे, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि इन लोगों का जो केंद्र था। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, एक और चीज विचारणीय है कि पिशाच को रोमन लिपि में PISAC
SACA लिखते हैं, पिशाक, पिशाक। अब इस शाक को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसीलिए कि बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों ने जो वैशाख है, चैत वैशाख, तो वैशाख को तो बहुत सारे देशों में वैशाख कहा ही जाता है। आप जानते हैं, VESAK, वैशाख। वैशाख में जो शाख है वो शाक्य से रिलेटेड है, शाक्य से, वैशाख में। और पिशाक, जिसको हम लोग लिखते हैं पिशाच को, PISACA, पिशाक, उसमें भी शाक है, शाक्य से रिलेटेड है। देखिए, इतिहास कभी मिटता नहीं है। आप कश्मीर का इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां के जो बहुत पहले के जो जनजातियां रही हैं, वो नाग और पिशाच ही रही है। कश्मीर का जब इतिहास हम लोग ये पढ़ते हैं तो नाग और पिशाच, इन जनजातियों को छोड़ करके कश्मीर का इतिहास नहीं लिखा जाता है। नाग पिशाच काल वहां एक पीरियड ही माना जाता है, काल ही माना जाता है। अब पहले की बात छोड़ दीजिए, पहले के जमाने में तो नागों का जो वर्चस्व था सो था, लेकिन अकबर के समय तक नागों का दबदबा रहा। अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में बताया है कि विष्णु के मंदिरों की संख्या कुल मिलाकर के कश्मीर में 64 थी, 64, जबकि नागों के मंदिरों की संख्या वहां 700 थी। अब सोच लीजिए कि कितना गुना ज्यादा प्रभाव नागों का था कश्मीर पर। और नाग शब्द से जुड़े तो वहां आपको अनेक शहर और कस्बे मिलेंगे आज भी। राजमल बोरा ने तो अपनी किताब में लिखा है कि इन पिशाचों की भाषा से ही बौद्ध धर्म एशियाई देशों में फैला। तो ध्यान सिर्फ इस बात पर रखने की जरूरत है कि बहुत सारे जो हमारे यहां के निवासी लोग थे, जिन्हें असुर कहा गया, कभी राक्षस कहा गया, कभी पिशाच कहा गया, कभी भूत कहा गया, तो ये आदमी थे। पिशाचों के गण का भी पता चलता है, संघ का भी पता चलता है, लेकिन हम लोग जो पिशाचों का जो विकराल रूप, विकराल तस्वीरें जो देखते हैं, उसे लगता है कि पिशाच आदमी नहीं बल्कि कुछ और थे। इस पर गहरे रिसर्च करने की जरूरत है। और मैं जिस फोनेटिक्स की चर्चा की, इस आधार पर हम लोगों की बहुत सारी चीजें खुलेंगी कि उनका कद काठी के बारे में पता चलेगा। ये जो हमने अघोषीकरण की जो प्रवृत्ति हमने बताई उनकी भाषा में है, उस आधार पर ये ग्रियर्सन ने पिशाच भाषा को दर्द भाषाओं में काउंट किया है। दर्द भाषाओं के आधार पर पिशाचों की पूरी फोनेटिक्स को खोजी जा सकती है। सुना आपने? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।